नमस्कार। आज हम जानेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को कैसे डायग्नोस करते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम दोस्तों एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और अगर देखा जाए तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रैक्टिस में आईपीडी में एक सब्सटेंशियल नंबर पेशेंट्स का इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का होता है। न सिर्फ हमारे कंट्री में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और शॉर्ट में जिसे आईबीएस कहते हैं बहुत ही कॉमन बीमारी है। आईबीएस से कई लोगों की लाइफ काफ़ी हैम्पर हो जाती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी गिर जाती है, काम में ध्यान नहीं लग पाता है और ऐसे लोग बहुत परेशान रहते हैं। आखिर आईबीएस है क्या? आईबीएस इंटेस्टाइन की एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंटेस्टाइन ठीक से काम नहीं कर पाती है, खाने को ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी पे इफेक्ट आ जाता है, कुछ लोगों को कब्ज होता है, कुछ लोगों को डायरिया रहता है, कुछ लोगों को कभी पेट में कब्ज हो जाती है और कभी डायरिया हो जाता है और पेट में अक्सर दर्द, डिस्कम्फर्ट, तनाव, गैस, ब्लोटिंग ये सब बनी रहती हैं। जब इस तरह के सिम्टम्स लंबे समय तक बने रहते हैं, जैसे 3 महीने से ज़्यादा समय तक, तो चांसेस हैं कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाले मरीजों को और भी कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। विशेषतः फीमेल्स में हम देखते हैं शरीर में थकान, गैस का बनना, सर में दर्द होना, नींद का ठीक से नहीं आना, कमर में दर्द रहना, बाकी शरीर में भी गैस जैसा फील होना और हमेशा ये लगे रहना कि उन्हें मोशन आ रहा है, मोशन का ठीक से नहीं आना, मोशन जाकर आने के बाद में संतुष्टि नहीं होना कि पेट साफ हो गया है। इस तरह के लक्षण इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस में आते हैं। आईबीएस मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। कई बार ऐसा देखा गया कि एक फैमिली में एक से ज़्यादा लोगों को इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। इसलिए हो सकता है कि उसमें कुछ जेनेटिक कंपोनेंट हो, लेकिन ज़्यादातर एनवायरमेंटल कंपोनेंट रहता है। एक ही तरह का खाना खाते हैं, एक ही तरह का एनवायरनमेंट होता है, उसका भी आईबीएस पे फर्क पड़ता है। आईबीएस को कैसे डायग्नोस करें? आईबीएस एक फंक्शनल डिजीज है। डिजीज 2 तरह की होती हैं, एक फंक्शनल और एक ऑर्गेनिक। फंक्शनल डिजीज में आपको इमेजिंग में, सीटी स्कैन में, अल्ट्रासाउंड में, ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं मिलता है, नॉर्मल आती है। ऑर्गेनिक डिजीज में उनमें आपको एविडेंस मिलती है जब आप टेस्ट कराते हैं तो। इसलिए आईबीएस का एज सच कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन आईबीएस की बीमारी बहुत सारी बीमारियों से मिलती जुलती रहे। कई बार इंटेस्टाइन का कैंसर, कई बार फूड एलर्जी, कई बार इओसिनोफिलिक एंट्राइटिस, कई बार इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जिनके लक्षण आईबीएस से काफ़ी मिलते जुलते हैं, जिनका ट्रीटमेंट अलग है और जिनका प्रोग्नोसिस भी अलग है। क्योंकि सब इंटेस्टाइन में अगर किसी को कैंसर हो तो भी सेम लक्षण होते हैं, उसकी बाउल हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, उसके पेट में दर्द रह सकता है। इसलिए आईबीएस में ज़्यादातर टेस्ट इसलिए कराए जाते हैं कि दूसरी बीमारियां को रूल आउट करने के लिए कि वो सब बीमारियां तो नहीं हैं। इसलिए अगर किसी पेशेंट को लूज मोशन है तो उसका कोलोनोस्कोपी, उसका फूड एलर्जी टेस्ट, उसका थायराइड टेस्ट, उसका एचआईवी टेस्ट, उसका हीमोग्लोबिन, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सब करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक इसी तरह से अगर किसी को कब्ज रहती है तो कब्ज आईबीएस से है या किसी दूसरी बीमारी से, ये देखने के लिए उसके ब्लड टेस्ट, शुगर, थायराइड, कोलोनोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड ये सब करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कहने का मतलब ये है कि आईबीएस में जो ब्लड टेस्ट और जो
अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी जो करे जाते हैं वो ये देखने के लिए किए जाते हैं कि किसी और बीमारी की वजह से तो ये लक्षण नहीं है। अगर और बीमारी की वजह से ये लक्षण नहीं है तो लगभग ये क्लियर हो जाता है कि ये बीमारी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से है और आईबीएस की वजह से है। जिस तरह से आपको टेंशन से सर में दर्द होता है और आप सीटी स्कैन कराएंगे तो नॉर्मल सीटी स्कैन आएगा, ठीक उसी तरह से, क्योंकि वो एक फंक्शनल पेन है, इसी तरह से इंटेस्टाइन में या एब्डोमेन में भी फंक्शनल सिम्टम्स आते हैं जिसमें दर्द हो सकता है और बाउल हैबिट्स आपकी चेंज हो सकती हैं, या तो ज़्यादा हो सकती हैं या कम हो सकती हैं, या लूज मोशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट में डिस्कम्फर्ट बना रहता है, आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं, आपका मन नहीं करता काम करने का, आपको थकान बनी रहती है, आपको चिड़चिड़ापन रहता है, आप स्वस्थ महसूस नहीं करते। और ये ज़्यादातर लक्षण होते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के, अगर आपने दूसरी सारी बीमारियों को रूल आउट कर लिया है तो। अब आपने डायग्नोस कर लिया कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। कई बार जो डॉक्टर्स होते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, वो मरीज को सिम्टम्स के आधार पर भी, बिना टेस्ट किए हुए भी, अगर बहुत ही क्लासिकल सिम्टम्स हैं तो ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। लेकिन कुछ लोगों में या ज़्यादातर लोगों में, स्पेशली अगर आप पेशेंट की उम्र ज़्यादा है या पेशेंट का वज़न काफ़ी कम हो गया है या पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है, तो फिर उसके लिए ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है और उसके लिए अदर इन्वेस्टिगेशन कराना ज़रूरी है। क्योंकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में वज़न यूजुअली मेंटेन रहता है, आपका हीमोग्लोबिन नहीं कम होता है और आपको कोई ब्लड वगैरह नहीं आता है। आईबीएस क्यों होता है, ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसके लिए वैज्ञानिक बहुत रिसर्च कर रहे हैं और जितनी रिसर्च कर रहे हैं उतने ही कारणों का पता चल रहा है। हर 3-4 साल बाद में इटली के रोम शहर में एक कॉन्फ्रेंस होती है सिर्फ आईबीएस के ऊपर। दुनिया भर के आईबीएस स्पेशलिस्ट वहाँ इकट्ठे होते हैं और आईबीएस के जितनी भी रिसर्च होती है पिछले 3-4 सालों में उसको देखते भी हैं और आगे उसकी डेफिनेशन को चेंज करते हैं। आईबीएस होने के 4-5 रीजन है, एक रीजन नहीं है, और यही कारण है कि एक ही ट्रीटमेंट सब आईबीएस के मरीजों को फिट नहीं होता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक ट्रीटमेंट से पेशेंट कुछ दिन के लिए रिस्पॉन्ड करता है और उसके बाद में वही ट्रीटमेंट उसी मरीज पे कारगर सिद्ध नहीं होता है और पेशेंट कहता है कि सर थोड़े दिन तो पहले आराम था और उसके बाद में फिर ये दवाइयाँ काम करना बंद कर दिया। क्योंकि आईबीएस के रीजन एक नहीं है बल्कि अलग अलग रीजन्स हैं। तो आईबीएस का एक रीजन तो ये होता है कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर एक हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, उनमें से सेरोटोनिन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेरोटोनिन हार्मोन जब अधिक होता है तो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ जाती है और पेशेंट को बार बार मोशन आने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट खाना खाने के बाद मोशन जाता है, उसे हर बार जितनी बार कुछ भी खाता पीता है तो उसे लगता है। कई बार ऑफिस में रहता है तो उसे बार बार मोशन जाना पड़ता है। इससे पेशेंट को बहुत तकलीफ हो सकती है। क्योंकि मैंने कुछ पेशेंट्स ऐसे देखे हैं, एक पेशेंट ऐसा था, वो कहते हैं कि सब मैं जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ता है कि टॉयलेट कहाँ पर है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो आईबीएस में कई बार इस हद तक भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एक तो मैंने बताया सेरोटोनिन हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से ऐसा हो सकता है। दूसरा, कई बार आपको पहले कभी इन्फेक्शन हुआ होता है और वो इन्फेक्शन मोटे तौर पर एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन आपकी इंटेस्टाइन में रह जाता है और वो इंटेस्टाइन एंटीबायोटिक से क्लियर नहीं हो पाता है। वो इन्फेक्शन जो है इंटेस्टाइन में, जो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, वो लंबे टाइम तक 2-3 साल तक बना रहता है और वो आईबीएस का रूप ले लेता है। तीसरा कारण है कि आपकी इंटेस्टाइन्स की नर्व जो होती हैं वो कई बार हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं और ब्रेन और गट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, यानी कि आंतों का और दिमाग का बहुत बड़ा कनेक्शन है। हमारी पुरानी कहावतें भी सारी ऐसी हैं कि जितनी भी बीमारियां शुरू होती हैं पेट से शुरू होती हैं। पेट से दिमाग का रास्ता है, पेट से दिमाग ठीक रह सकता है, पेट से दिमाग को खुश किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर आपका पेट ठीक नहीं रहेगा तो आपको दिमाग अच्छा नहीं रहेगा, आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, आपका मन और दिमाग अच्छा नहीं रहेगा तो आपका पेट अच्छा नहीं रहेगा। यानी मन
या दिमाग और उसका इंटेस्टाइन का आपस में एक न्यूरल कनेक्शन है, जो आपस में बात करते रहते हैं, आपस में एक दूसरे को सिग्नल्स देते रहते हैं। तो अगर ये सिग्नल्स में कई बार गड़बड़ी होती है, सिग्नल्स ज़्यादा पहुंचते हैं या कम पहुंचते हैं, तो इसकी वजह से इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स गड़बड़ा जाते हैं या इंटेस्टाइन में दर्द होने लगता है, डिस्टेंशन की वजह से दर्द होने लगता है। चौथा रीजन है कि इंटेस्टाइन के माइक्रोब्स होते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, खरबों की संख्या में छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, और ये माइक्रोब्स हमें कुछ पेरेंट्स से मिलते हैं, माँ से मिलते हैं, फादर से मिलते हैं जन्म के टाइम पे, और कुछ बाद में हम एनवायरनमेंट के द्वारा और एंटीबायोटिक्स के द्वारा, प्रोबायोटिक्स के द्वारा मॉडिफाई कर पाते हैं। अगर इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस तरह के हुए, स्पेशली जो बैक्टीरिया इस टाइप के हुए कि जो गैस ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं या जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को अफेक्ट करते हैं या ब्लोटिंग करते हैं, तो ये जो इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा है, ये हमारे पेट का जो सिस्टम है उसको निर्धारित करता है। और इसीलिए आजकल प्रोबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स, आईबीएस के लिए अलग से एंटीबायोटिक्स होती हैं, और इवन फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन जैसी चीज़ें आ रही हैं कि हमारे गट का जो माइक्रोबायोटा है, हमारे गट के जो बैक्टीरिया है, उसको हम चेंज कर सकें और इस तरह का कर सकें जो कि हेल्दी इंटेस्टाइन में होता है। तो ये भी हो सकता है कि हमारे इंटेस्टाइन के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर हैं वो अच्छे प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं और वो हमारे इंटेस्टाइन को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इंटेस्टाइन वर्म्स होते हैं वो अलग होते हैं, कीड़े जो होते हैं वो अलग होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो खरबों में होते हैं वो सब अलग होते हैं और वो हर इंसान के अंदर होते हैं। तो इस तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि हमें इंटेस्टाइन को सूट नहीं करते हैं। हमारी इंटेस्टाइन की इम्यूनिटी जो है ठीक से काम नहीं कर पाती है। तो फूड एलर्जी या फूड इंटॉलरेंस एक चीज़ हो सकती है कि कोई पर्टिकुलर फूड, कई बार आप कहते हैं कि मैं ये चीज़ खाता हूँ तो मुझे पेट खराब हो जाता है। इसी तरह से फूड इम्यूनिटी होती है, तो फूड इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी होती है। कई बार हमारी इंटेस्टाइन की इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है, कई बार डायबिटिक्स लोगों में इंटेस्टाइन वीक पड़ जाती है, कई बार और भी कई सारी बीमारियाँ होती हैं जिसमें इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स वीक पड़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो दोस्तों, विभिन्न प्रकार के कारण हैं आईबीएस के और इसीलिए उसका इलाज भी अलग अलग है। और इन सब चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को जांचने के लिए अभी तक कोई टेस्ट नहीं है, इसलिए बार बार आईबीएस में कई बार थेरेपी चेंज करनी पड़ती है। एक स्ट्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। काफ़ी लोगों में स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, टेंशन बहुत होता है। आजकल के ज़माने में यह सब तो वैसे भी बहुत ही कॉमन है, स्पेशली यंगस्टर्स में। तो ये स्ट्रेस का भी इंटेस्टाइन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो केमिकल्स जो होते हैं, न्यूरो हार्मोन्स होते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन को लगातार प्रभावित करते हैं। और अगर ये केमिकल्स, स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में ज़्यादा रिलीज होते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन पे इफेक्ट डालते हैं। तो ये स्ट्रेस का भी एक बहुत ही बड़ा रोल इसमें आईबीएस में रहता है। अब हमने आईबीएस को परिभाषित कर लिया है, आईबीएस के लक्षणों को जान लिया है, आईबीएस के लिए क्या टेस्ट और क्यों करते हैं उनको जान लिया है, आईबीएस के कारणों को जान लिया है। अब लास्ट में आता है कि आईबीएस का इलाज कैसे करें। आईबीएस के इलाज के लिए बहुत सारी भ्रांतियां समाज में व्याप्त हैं। काफ़ी लोग इसे धड़ का गिरना कहते हैं, तो कुछ लोग अपनी नाभि को एक जगह से हट जाना कहते हैं। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हमारे समाज में काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही हैं और जब पेशेंट ये सब करके थक जाता है तब जाकर के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से सलाह लेते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमें ये डायग्नोसिस आईबीएस करने से पहले ये रूल आउट कर लेना चाहिए कि पेशेंट को कोई बीमारी तो नहीं है। अगर हमने आईबीएस का कारण ठीक से जान लिया है और हमें ये पता चल गया है कि पेशेंट को आईबीएस ही है, तो काफ़ी सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आईबीएस को ठीक करती हैं।
उसमें अगर आईबीएस के अलग अलग लक्षण, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोगों को आईबीएस में कॉन्स्टिपेशन होता है, कईयों को डायरिया होता है, कुछ में मिक्स होता है, कुछ में पेन ज़्यादा होता है, तो उनकी थेरेपी भी अलग अलग टाइप की होती है। अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए फाइबर्स वगैरह लेने पड़ेंगे। ऐसी मेडिसिन जो आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ा दें, ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। डायरिया में उल्टा काम करना पड़ेगा, आपकी मोटिलिटी को कम करना पड़ेगा। सबसे मुश्किल उन लोगों में आती है जिसमें कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी डायरिया होता है, क्योंकि मेडिसिन ऐसे लोगों में बार बार चेंज करना पड़ता है। कुछ लोगों में ब्लोटिंग गैस ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को पेट फूला हुआ लगता है, तो ऐसे पेशेंट्स में आपको एंटीस्पाज्मोडिक्स देने पड़ते हैं। कुछ पेशेंट्स में स्ट्रेस बहुत होता है, ऐसे पेशेंट्स में कुछ सेरोटोनिन हार्मोन्स का जो इनहिबिट करती है वो रीअपटेक को, तो ऐसे सारा ही जिसको बोलते हैं, इस तरह की एंटी डिप्रेशन मेडिसिन देना पड़ता है। इस तरह से आईबीएस में कई तरह की मेडिसिन कॉम्बिनेशन में देनी पड़ती हैं पेशेंट्स के सिम्टम्स के आधार पर, और उन्हें बार बार पेशेंट्स के अगर सिम्टम्स चेंज होते हैं तो बार बार चेंज भी करना पड़ सकता है। और यूजुअली आईबीएस में मेडिसिन लंबे टाइम तक दी जाती हैं, इलाज 3 से 6 महीने और उससे लंबा भी चल सकता है। एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आईबीएस की कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो अन्य कामों में भी आती हैं। जैसे कुछ आईबीएस की जो मेडिसिन जो होती हैं वो मेडिसिन नींद के काम में आ सकती हैं, या जो है एंटी डिप्रेशेंट्स के रूप में भी काम आती हैं, वही मेडिसिन आईबीएस में काम आती हैं। मेडिकल साइंस में, किसी भी साइंस में ऐसा होता है कि एक ही मेडिसिन मल्टीपल चीज़ों में काम आ सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, क्रोसिन जो टैबलेट है, पैरासीटामोल, ये बुखार में भी काम आती है और दर्द में भी काम आती है। जिस तरह से आयुर्वेदा में आप देखते हैं कि अश्वगंधा को वो लोग काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं, होम्योपैथी में थूजा को वो काफ़ी जगह भी यूज़ कर लेते हैं, इसी तरह से इसमें भी, एलोपैथी में भी एक ही मेडिसिन मल्टीपल कामों में यूज होती है। अब होता क्या है कि कई बार हम मेडिसिन लिखते हैं आईबीएस के लिए, और जो टेक से भी लोग हमारे आजकल हैं, सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन लेते ही अपना गूगल खोल के बैठ जाते हैं, और वो अपने लिमिटेड नॉलेज से, और उसमें ये देखते हैं कि ये तो शायद नींद की दवाई है या ये तो डिप्रेशन की दवाई है, और उस दवाई को बंद कर देते हैं, ये बिना जाने कि ये दवाई आपको नींद के लिए नहीं बल्कि आईबीएस के लिए दी गई है, और फिर वो आपको वो फ़ायदा जितना आना चाहिए नहीं आता है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि आप सब कुछ देखें, गूगल करें, जो भी करना करें, देखें, पढ़ें, सब कुछ करें, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि आप एक एयरक्राफ्ट के बारे में गूगल पे पढ़ के एयरक्राफ्ट नहीं उड़ा सकते, पायलट नहीं बन सकते। ठीक उसी तरीके से 2-3 पेज गूगल पे पढ़ के या 10-20 पेज गूगल पे पढ़ के आप 20 सालों का, 25 सालों का किसी डॉक्टर के अनुभव को और उसकी 15 साल की पढ़ाई को आप नहीं कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करें, डिस्कस करें। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जिसमें लाइफ की क्वालिटी हैम्पर होती है, लेकिन क्वांटिटी नहीं, यानी कि उम्र नहीं कम होती आपकी, लेकिन क्वालिटी हैम्पर होती है। इसलिए कुछ लोगों को ये भय रहता है कि क्या मुझे कैंसर हो जाएगा इससे, तो ऐसा नहीं है। आईबीएस आगे जाके कैंसर में तब्दील नहीं होता है। आईबीएस से आपकी उम्र कम नहीं होती है। आईबीएस से सिर्फ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ गड़बड़ा जाती है। आपका जो नॉर्मल रूटीन दिनचर्या है उसका जितना आप आनंद ले सकते हैं वो नहीं ले पाते हैं। तो मैंने बताया कि आईबीएस में तरह तरह की दवाएं काम आती हैं। आईबीएस में मैंने बताया साइकोलॉजी का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। इसलिए अगर आप योगा करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें, कई बार आप योगा से, मेडिटेशन से, और जो ये हिप्नोथेरेपी वगैरह जो होता है ना, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को ये धरण निकालने से फ़ायदा पड़ जाता है, तो ये इसलिए होता है कि आपकी साइकोलॉजी पे काम करता है, और आईबीएस में आपके मन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। इसलिए अगर आप खुश रहेंगे, स्ट्रेस कम रखेंगे, तो अपना शरीर स्वस्थ रखेंगे, फिजिकल मूवमेंट्स ज़्यादा रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, योगा करेंगे या रनिंग करेंगे, जो भी करेंगे, तो इन सब चीज़ों का आपके शरीर पे, आईबीएस पे, पेट पे, मन पे, नर्व्स पे, हार्मोन्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और ये सब चीज़ें भी मेडिसिन के साथ मिल करके और आपको ज़्यादा फायदा दे सकती हैं। इसलिए दोस्तों, आईबीएस को ठीक से समझना ज़रूरी है। आईबीएस से बचने के लिए आपको फिजिकल मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए, मेंटल स्ट्रेस कम रखना चाहिए, अपने खाने में वो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए
जो कि आपको सूट करती हों। कई बार मिल्क से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। कई बार जो फूड होते हैं जो गैस ज़्यादा बनाते हैं, जिन्हें हाई फोडमैप कहते हैं, हाई फोडमैप अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो लिस्ट मिल जाएगी आपको, तो उनसे गैस ज़्यादा बनती है। तो ऐसे फूड को आप अवॉइड कर सकते हैं। टाइमली खाइए, जितनी भूख है उससे कम खाइए, कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करिए, कभी भी लेट नाइट रात को देर तक मत खाइए, सोने से 2 घंटे पहले तक खा करके सो जाइए। फिजिकल एक्टिविटी को अपने दिनचर्या का अंग बनाइए। ये सब चीज़ें रखेंगे तो आपका IBS काफ़ी हद तक ठीक रहेगा और आपको उससे बचाव करने में हेल्प मिलेगी। आशा आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई होगी। मैं डॉक्टर नरेश बंसल, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर गैस्ट्रो एंड लिवर क्लिनिक जनकपुरी, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू।